सो नाउ हमने आज पढ़नी है रिमेनिंग सेलुलर ऑर्गेनेलीज, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ना, सबसे पहले अपनी बात याद रखेंगे, राइबोसोम्स राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। उनकी जो रेशियो होती है 60-40, यानी राइबोसोमल आरएनए जो है वो 60 की रेशियो में होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो 40 होती हैं। ठीक है, 40 अगर राइबोसोमल आरएनए 60 है तो प्रोटीन्स 40 होंगी, इस तरह से होती हैं। राइबोसोमल आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, जबकि प्रोटीन्स के साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोटीन्स अपनी मिसाल के तौर पर ये राइबोसोमल आरएनए है, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हुई हैं। प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होने के बाद न्यूक्लियस में चली जाएंगी। राइबोसोमल आरएनए के पास दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ चली गई। यहाँ पर इनकी न्यूक्लियोलस में भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जहाँ पर इनकी असेंबली होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस में जाके राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स जो है वो मिलके बनाएंगे राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है ना, अब राइबोसोमल सब यूनिट्स जो बनेंगे ना वो मेच्योर नहीं होंगे, वो मेच्योर होंगे वापस साइटोप्लाज्म में आके, वापस साइटोप्लाज्म में आके ना वो मेच्योर होंगे, वो वापस आके मेच्योर होंगे। और मेच्योर होने के बाद राइबोसोमल सब यूनिट जब भी हमें ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी तो राइबोसोमल सब यूनिट से एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट मिलके वो बनाएंगे, राइबोसोम्स बनाएंगे। और राइबोसोम जब बन जाएगा तो उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए आके मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ठीक है ना, मतलब मेन फंक्शन का प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है। जब भी हमें प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए से अटैच होके इस तरह से, मतलब मुख्तलिफ राइबोसोमल आरएनए यानी मुख्तलिफ राइबोसोम्स जो है वो हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए के स्टैंड से अटैच हो जाएंगे, और एक मैसेंजर आरएनए के स्टैंड पर जो वो होगा कोड, उसको रीड करेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बनेंगी। तो जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स एक मैसेंजर आरएनए के स्टैंड के साथ अटैच होते हैं, उससे हम पोली राइबोसोम्स कहते हैं। और अगर हिस्टोलॉजी व्यू से देखा जाए तो राइबोसोम्स का अगर स्ट्रेनिंग करते हैं तो बेसोफिलिक स्ट्रेन आता है, आपको पता ना चाहिए। उसके बाद इनका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। उसके बाद जो होता है इनके प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा इसकी इंपॉर्टेंट बात ही मैंने होता है, देखिए सब जो प्रोटीन्स ये इनकी सिंथेसिस कैसे होती है। अगर इस क्वेश्चन आए कि राइबोसोम्स बिकम मेच्योर होते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि असेंबली ऑफ राइबोसोम्स हो रही होती है न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल। इसमें ये होता है कि इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस ट्यूब्स एंड सैक्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो वो रफ होती है, जबकि क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। उसके बाद इसमें ये पढ़ना है हमने कि राइबोसोमल मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करें, इसका मतलब यहाँ से भी प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी। सिक्रेटरी प्रोटीन्स हो गई, लाइसोसोमल एंजाइम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, जो भी हमारे पास इससे सिंथेसाइज होती है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस के पास जाती है, उसके सिस फेज में। अब गोल्जी अपरेटस के सिस फेज में जाने के बाद वो सिस से ट्रांस फेज में ट्रैवल करेगी, ट्रांस फेज से वो सिक्रेटरी प्रोटीन की मदद से निकलेगी और फिर वो सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस की मदद से सेल से बाहर चली जाएगी। तो ये हमारे पास मेन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल सिक्रेटरी प्रोटीन बनी और सिक्रेटरी से वो एक्सोसाइटोसिस की मदद से, अगर वो सेल के लिए यूज है, मतलब अगर सेल के लिए फायदेमंद है तो वो प्राइमरी लाइसोसोम की मदद से सेल में ही स्टोर हो जाएगी, लेकिन अगर वो फायदेमंद नहीं है तो वो एक्सोसाइटोसिस की मदद से सेल से बाहर चली जाएगी। तो दिस इज अ फेनोमेनन, मतलब कि किस तरह से हमारे पास जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो जाती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके कुछ फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिपिड सिंथेसिस के फंक्शन को, यानी हमारे पास ये लिपिड को सिंथेसाइज कर, तो हमारे पास लिपिड सिंथेसिस हो गई। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोजिनोलाइसिस दरअसल हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है इनटू ग्लूकोज, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जीनोबायोटिक्स डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है, यानी कोई हमारे पास हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, फॉरेन केमिकल आ जाते हैं सेल के अंदर, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसी तरह से कैल्शियम आयन सिक्वेस्ट्रेशन, ये इसका सबसे अहम काम है, यानी कैल्शियम आयन की स्टोरेज करता है। जब भी हमारे पास इसका मेन काम ये होता है कि इसने सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को इसने लो रखना होता है। कैसे? ये अपने अंदर कैल्शियम आयन को स्टोर कर लेता है, लेकिन जब भी हमें सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है तो कैल्शियम आयन का लेवल जो है वो बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ये अपनी स्टोरेज को मतलब अपने रिलीज कर देता है कैल्शियम आयन को इनटू द सेल, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद अगर इसकी स्ट्रेनिंग करेंगे तो इसोनोफिलिक स्ट्रेन आएगा, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रेनिंग करेंगे तो बेसोफिलिक स्ट्रेन आएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में मैंने आपको बताना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि लाइसोसोमल एंजाइम्स सिक्रीट करना, इसी तरह से प्राइमरी लाइसोसोम वगैरह यही सीक्रेट कर रहा होता। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही सीक्रेट होते हैं। इनका एक मैकेनिज्म है जो गोल्जी अपरेटस में डिटेल से डिस्कस होगा।
गोल्जी अपरेटस बिल्कुल राइबोसोम्स की तरह ही मतलब मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फील्ड सैक्स सिस्टर्नीस में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये भी एक ऐसी ऑर्गेनली है। अगर देखा जाए तो ये कर्व होती है, इसके जो पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं वो डायलेटेड होते हैं और इसमें भी सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इसकी स्ट्रेनिंग जो होती है वो पोरली स्ट्रेन होती है और इसकी जो मतलब इसके इर्द गिर्द ना मतलब अगर हम इसकी स्ट्रेनिंग देखेंगे ना, दिस इज द गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी अपरेटस है जो पोरली स्ट्रेन देगी। मतलब यहाँ पर कोई क्लियर एरिया शो हो रहे होंगे, ये तो मैंने आपको ब्लू से शो किया, वैसे क्लियर एरिया शो के इर्द गिर्द जो है वो में ब्लू एरिया शो होंगे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिनोट करेंगे। मतलब उनकी स्ट्रेनिंग मतलब गोल्जी अपरेटस के इर्द गिर्द जो है वो बेसोफिलिक स्ट्रेन इस बात को बताएगा दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर। लेकिन इसकी जो स्ट्रेनिंग है वो पोर होगी, ये क्लियर एरिया मतलब क्लियर बिल्कुल हमें कोई स्ट्रेनिंग ना ब्लू दिखेगी ना हमें मतलब ना ब्लू ना रेड, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगी पोरली क्लियर एरिया दिखेगा। गोल्जी अपरेटस के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, सिस कंपार्टमेंट, मीडियल एंड ट्रांस कंपार्टमेंट। सिस इज द रिसीविंग एंड ट्रांस इज द शिपिंग डिपार्टमेंट। मतलब सिस रिसीविंग डिपार्टमेंट कैसे होता है आपको ना इसको समझने के लिए ना सबसे पहले यहाँ से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। तो आपको बात बतानी चाहिए कि जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होती है ना वो हमारे पास उस एरिया में प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये हमारे पास जो थी गोल्जी अपरेटस मैंने ऐसे गोल से बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ना ट्रांसपोर्ट वेसिकल आया। ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो आता है ना उसकी इर्द गिर्द एक और प्रोटीन होती है COP2, ठीक है। COP2 प्रोटीन होती है उसके इर्द गिर्द, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के इर्द गिर्द COP2 प्रोटीन होती है। तो वो हमारे पास आता है, वो अटैच होता है सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस के साथ। ये सिस फेस के साथ आके अटैच हो जाता है। अभी सिस फेस के साथ अटैच होने के बाद उसके अपने कंटेंट जो है वो सिस्टर्नी को ट्रैवल कर देता है। उसके बाद सिस कंपार्टमेंट से मटेरियल जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट में जाते हैं और मीडियल से वो जाते हैं ट्रांस कंपार्टमेंट में। ट्रांस कंपार्टमेंट में जाने के बाद वो हमारे पास सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स की मदद से रिलीज हो जाते हैं ट्रांस कंपार्टमेंट से, ठीक है ना। ये इनमें से जो वेसिकल्स होते हैं ना ये दो सूरतों में दो मतलब वो करते हैं, या तो ये लाइसोसोम बन जाएंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बन जाएंगे या सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे। यानी क्या, ये जो हमारे पास लाइसोसोम ट्रांस फेज से जो रिलीज होते हैं ना या तो वो प्राइमरी लाइसोसोम बन जाएंगे या फिर वो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। दो ये चीजें बन सकते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम बनेंगे तो वो सेल के अंदर रह जाएंगे, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बनेंगे जो सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस की मदद से बाहर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास ट्रांस फेज से जो ट्रांस फेज होता है ना, ट्रांस फेज उससे जो भी ये चीजें निकलती है उनमें ये दो चीजें हो सकती है, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। तो अगर आपसे पूछेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स किससे सिंथेसाइज होते हैं तो वो बडिंग फ्रॉम द ट्रांसफेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस होते हैं, बर्ड होते हैं ट्रांसफेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस से। उसके बाद गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, यानी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे पास अपनी एक्टिव या फंक्शनल प्रोटीन्स जब वो सिंथेसाइज होती है ना तो वो फंक्शनल नहीं होती, यानी वो एक्टिव नहीं होती। तो उनको अपने फंक्शनली एक्टिव करने के लिए ना उनको ना उनकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, यानी उनके जो लार्ज प्रिकर्सर्स होते हैं उनको उनकी मतलब कुछ मजीद प्रोटियोलाइसिस करनी पड़ती है, उनके अनवांटेड पार्ट्स को कट करना पड़ता है प्रोटियोलाइसिस फेनोमेना के थ्रू, ठीक है ना। जो कि गोल्जी अपरेटस में हो रहा होता है ये काम, कोवलेंट मॉडिफिकेशन कर रहा होता है गोल्जी अपरेटस प्रोटीन्स की, यानी ग्लाइकोसाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड फॉस्फोरिलेशन वगैरह कर रहा होता है। तो हाइड्रोक्सिलेशन, फॉस्फोरिलेशन, ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस। और ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, यानी ग्लूकोज वगैरह ऐड करना, फॉस्फोरिलेशन क्योंकि एक्टिव बनाने के लिए हमें चीजों को ऐड करना पड़ेगा, फॉस्फोरिलेशन फॉस्फेट ऐड करना, हाइड्रोक्सिलेशन OH ग्रुप को ऐड करना। उसके बाद इसी तरह से प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन्स जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस के ट्रांस फेज से रिलीज होती है ना वो एक क्लैथरिन कोटेड मतलब क्लैथरिन से कोट होती है वो, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था उनके बाद एक प्रोटीन कोट प्रोटीन 2 था, मतलब COP2 था उनके पास। लेकिन जब वो सिस फेज में गया, सिस से वो ट्रांसफेज में गए, ट्रांसफेज से सिक्रेटरी प्रोटीन्स रिलीज हुई, सिक्रेटरी प्रोटीन्स जो पैकेज होती हैं वो क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स में पैकेज होती हैं और वो सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस की मदद से भी जा सकती हैं और प्राइमरी लाइसोसोम्स के तौर पे सेल के अंदर भी स्टे कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एंडोसोम्स आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली। एंडोसोम भी बिल्कुल लाइसोसोम्स की तरह ही होते हैं, इनके अंदर प्री लाइसोसोमल सोर्टिंग कंपार्टमेंट होता है, ठीक है ना। हमने याद रखना है कि एंडोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होती है, ये भी ऑर्गेनली। इनके अंदर प्री लाइसोसोमल सोर्टिंग कंपार्टमेंट होता है, यानी प्री लाइसोसोमल कंपार्टमेंट होता है। अभी वो लाइसोसोम्स नहीं बने लेकिन प्री लाइसोसोमल है, ठीक है। अच्छा, एंडोसोम में ना एक की मेम्ब्रेन पे एक प्रोटॉन पंप होता है। प्रोटॉन पंप ना एंडोसोम्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से एंडोसोम्स के अंदर जो पीएच है ना वो कम रहती है इसी वजह से, ठीक है। ये हमारे पास बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन पंप मौजूद होता है। उसके बाद एंडोसोम दो तरह के होते हैं, अर्ली एंड लेट एंडोसोम्स। जो अर्ली एंडोसोम्स होते हैं ना
अर्ली एंडोसोम्स वो होते हैं कि जो मतलब ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल के करीब करीब पाए जाते हैं। ये वाले जो अर्ली एंडोसोम होते हैं क्यों पाए जाते हैं? जब भी कोई हमारे पास एंडोसाइटोटिक वेजिकल आता है ना, यानी जब भी कोई वेजिकल एंडोसाइटोसिस की मदद से सेल के अंदर आता है तो वो अर्ली एंडोसोम के साथ फ्यूज होकर अर्ली एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। अर्ली एंडोसोम के साथ फ्यूज होने के बाद उसके जो मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था जब भी कोई एंडोसाइटोसिस होती है तो हमारे पास मिसाल के तौर पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस हुई तो सेल मेम्ब्रेन का ये हिस्सा अंदर की जानिब चला गया और ये वेजिकल बनने के लिए, और ये अंदर की जानिब हिस्सा जाता है ना, इसके अंदर क्लैथरिन प्रोटीन होती है। तो जब ये अलग सेल से अलग, सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है ना, तो इसके अंदर क्लैथरिन प्रोटीन मौजूद होती है। तो जब भी एंडोसोम के साथ फ्यूज होगा ना, तो एंडोसोम जो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि क्लैथरिन प्रोटीन मेम्ब्रेन कंपोनेंट है ना, यानी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा थी पहले, फिर वेजिकल का बनी, तो ये मतलब जब भी एंडोसोम के साथ फ्यूज होता है हमारे पास एंडोसाइटोटिक वेजिकल, तो जो मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल को वापस कर दिए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ताकि वो रीयूज हो सके, ठीक है। जब भी जैसी रिसाइकलिंग होती है मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स की, तो वो जो हमारे पास अर्ली एंडोसोम था वो लेट एंडोसोम बन जाता है, ठीक है ना। वो लेट एंडोसोम बन जाता है और वो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म से डीपर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में चला जाता है, मतलब न्यूक्लियस के करीब चला जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी एंडोसाइटोस पार्टिकल अर्ली से मिलते हैं लेट बनता है, जब भी लेट एंडोसोम प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बनता है, एमर्ज फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के ट्रांसफेज से कुछ हमारे पास सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स या सिक्रेटरी प्रोटीन्स रिलीज होती हैं। अगर उन प्रोटीन्स के अंदर जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर कभी एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होंगे ना, तो हम इन्हें प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि देखें ये हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन्स, इन सिक्रेटरी प्रोटीन्स के अंदर अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होंगे तो इन सिक्रेटरी प्रोटीन्स को प्राइमरी लाइसोसोम्स कहेंगे। और प्राइमरी लाइसोसोम सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए वो सेल के अंदर स्टोर रहते हैं, जबकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेनिफिशियल नहीं होती है, एक्सोसाइटोसिस की मदद से बाहर रिलीज कर दी जाती हैं। उसके बाद अगर लेट एंडोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिल जाता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, जिसे हम हेट्रोलाइसोसोम भी कहते हैं। और सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या, अब सेकेंडरी लाइसोसोम से मिलने के बाद क्या होता है हम लाइसोसोम में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि जो लेट एंडोसोम कैसे बनते हैं फ्रॉम द अर्ली एंडोसोम। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स विच आर अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। लाइसोसोम दरअसल लाइसोसोम बिल्कुल वैसी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं। और लाइसोसोम्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं। उनका अब इनके फंक्शन पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑटोफेगी एंड हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी होता है कि मतलब ऑटोफेगी होता है कि सेल के अपने मटेरियल्स को अगर लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लें तो उसमें ऑटोफेगी कहेंगे। हेट्रोफेगी होता है कि जब एंडोसाइटोसिस से आने वाले मटेरियल्स को जो है लाइसोसोम डाइजेस्ट कर ले तो उसमें हेट्रोफेगी कहते हैं। लाइसोसोम अगर मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया जो कि बाहर से आता है, एंडोसाइटोसिस की मदद से सेल के अंदर आ गया तो उसे डाइजेस्ट कर लिया तो इससे ये क्या बनेगा, हेट्रोफेगी बनेगा। और इसके नतीजे में जो बनेगा ना उसे फेगोलाइसोसोम कहेंगे। यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये इसके साथ मिल जाएगा और फेगोलाइसोसोम बनाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका मेन फंक्शन हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी लाइसोसोम जो बनता है ना वो क्या करता है। सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद जो हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना, वो उन मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन कर देते हैं जो लेट एंडोसोम्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना। मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन करके सोल्यूबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस सेल में, मतलब सेल में जाते हैं और फिर सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। या अगर यूज होने वाले होंगे तो रीयूज हो जाएंगे, वन रिलीज कर दिए जाएंगे सेल से। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो जो डाइजेस्ट नहीं होते और सेल के अंदर रह जाते हैं, उनको रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। और रेजिडुअल बॉडीज जो है वो मतलब उनके अंदर एक लिपिडिक मटेरियल होता है और फिर वो उनमें लिपिडिक मटेरियल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक ब्राउनिश पिगमेंट जिसे हम लिपोफ्यूसिन कहते हैं। क्या नाम है इसका, लिपोफ्यूसिन नाम है, ठीक है। लिपोफ्यूसिन बन जाती है। यानी सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एसिड जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो एंडोसोम्स के अंदर मौजूद मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। उनमें से कुछ सेल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाते वो रेजिडुअल बॉडीज बन जाते हैं और वो लिपोफ्यूसिन एंड में बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ऑटोफेगी में क्या होता है, हमारे पास बाजू का ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो सेल के लिए यूज में नहीं रहते, तो सेल की अपने ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय करने को हम ऑटोफेगी कहते हैं। लाइसोसोम वो काम भी करते हैं, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनेल जो सेल के उसमें नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास पेरोक्सिसोम्स ऑर्गेनेली आ जाती है। पेरोक्सिसोम्स भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, बिल्कुल लाइसोसोम्स की तरह। पेरोक्सिसोम्स मतलब इनके जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना लाइसोसोम से डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका जो मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे ना वो फेयरली सिमिलर होता है लाइसोसोम्स से, लाइसोसोम्स, ठीक है ना। पेरोक्सिसोम्स बिल्कुल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं लाइसोसोम्स की तरह ही, इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नहीं होते। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का काम क्या होता है, ये सबसे पहले क्या करते हैं,
ये एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, यानी ऑक्सीडेशन करते हैं फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स की, और हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी हमारे पास बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है विच इज हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनता है वो हमारे पास सेल के लिए सही मतलब केमिकल सेल को डैमेज कर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी ऑक्सीडाइज करना जरूरी है, उसको भी कन्वर्ट करना जरूरी है। तो एंजाइम कैटालिस्ट जो कि पेरोक्सिसोम के अंदर मौजूद होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ये काम भी एंजाइम कैटालिस्ट जो कि पेरोक्सिसोम के अंदर मौजूद है वो करता है। यानी एक तो हमारे पास ऑक्सीडेशन करवाई भी पेरोक्सिसोम ने, मतलब ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो कि पेरोक्सिसोम्स के अंदर मौजूद होंगे, और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में बनने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट भी पेरोक्सिसोम के अंदर मौजूद एंजाइम कैटालिस्ट ने करवाया। उसके बाद पेरोक्सिसोम से डिटॉक्सिफाई भी करते हैं हार्मलेस केमिकल्स को, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हार्मफुल केमिकल इसलिए। उसके बाद प्रोटियोसोम्स होते हैं, प्रोटियोसोम्स के अंदर भी हमारे पास ये मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। प्रोटियोसोम्स का मेन काम क्या होता है, ये प्रोटीन कम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें हम प्रोटीएजेस कहते हैं, और इनके अंदर प्रोटीन कम्प्लेक्सेस प्रोटीएजे मौजूद होते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स को, यानी कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो सेल के लिए काम नहीं है, मतलब वो डीनेचर्ड प्रोटीन्स हैं, नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, यानी उसको डिग्रेड करना चाहिए, उसको डिग्रेड होना चाहिए, वो सेल के लिए किसी काम की जरूरत किसी काम की नहीं है, तो प्रोटियोसोम्स उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे। उसको अगर डिग्रेडेशन किसी भी प्रोटीन को करनी होती है तो सबसे पहले उसे एक साइटोसोलिक प्रोटीन यूबीक्यूटिन के साथ अटैच करवाया जाता है। उस प्रोटीन को यूबीक्यूटिन से अटैच करने के बाद उस पे एक वो टैग सा लग जाता है कि ये अभी से डिस्ट्रॉय करना है, तो वो प्रोटियोसोम्स आकर इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनटू शॉर्ट पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो सबसे अगर किसी भी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना होता है तो पहले यूबीक्यूटिन से अटैच करवाया जाता है, यूबीक्यूटिन से अटैच करने के बाद जो है वो उसको प्रोटियोसोम्स जो है वो डिग्रेड कर देते हैं। प्रोटियोसोम्स खुद की प्रोटीन कम्प्लेक्सेस के बने हुए होते हैं, और उन प्रोटीन कम्प्लेक्सेस की जो क्लासिफिकेशन हम प्रोटीएजेस कहते हैं, यानी प्रोटियोसोम्स प्रोटीएजेस पर मुश्तमिल होते हैं और डिस्ट्रॉय किया करते हैं नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स। तो ये हमारी आज ऑर्गेनेलीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी का, सेल के चैप्टर को नेक्स्ट कवर